बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन का मतलब होता है कमी हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट में क्यों कमी होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इस नाम से आता है। हम इसकी डेफिनेशन करने से पहले समझते हैं कि ये हमारे पास एक है सैल्यूट, और ये याद रखें ये सैल्यूट जो हमारे पास है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है अवेपोरेट नहीं होता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से पास नहीं होती। प्लस इसमें सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन दो चीज़ों का सम होता है, सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन बन जाएगा। जो सॉल्वेंट है ये याद रखें कि ये वोलेटाइल है, अवेपोरेट हो जाता है, पेट्रोल की तरह की चीज़ है, अवेपोरेट होने वाली चीज़ है। और हमारे पास जो सैल्यूट हो सोल्यूशन होगा वो लेस वोलेटाइल हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में बच्चों? जो सॉल्वेंट है उसकी निस्बत ये सोल्यूशन जो है वो लेस वोलेटाइल होगा। क्योंकि शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया कि एक कंटेनर है, उसमें सिर्फ सॉल्वेंट है, तो उसकी सरफेस के ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। अगर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मौजूद हुए तो लाज़िम बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद सरफेस के ऊपर ज़्यादा है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से अगर उस सरफेस के ऊपर सोल्यूशन बन गया तो उसमें सैल्यूट भी आ गया और सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी आ गए, तो सॉल्वेंट पार्टिकल और सैल्यूट पार्टिकल जब सरफेस पे आएंगे तो कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सरफेस के ऊपर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की तादाद है वो कम हो जाएगी, इसलिए उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट को ऐड करें वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर लेस होता है। इसका वेपर प्रेशर लेस होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मोर वेपर प्रेशर लिख देते हैं कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसी तरीके से जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, इसीलिए जो हमारे पास सोल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट। और जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मोर बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास है। तो अब मैं डेफिनेशन करने जा रहा हूं कि आपको ये इसकी स्टेटमेंट समझ आ जाए। व्हेन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिमिलरली boiling point of solution is less than as compared to pure solvent. This is called depression in freezing point. यानी जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। जो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कमी आती है उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको मैं मैथमेटिकली कुछ लिखने जा रहा हूं, तो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये बन जाएगी कि जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं, जबकि इससे पहले वाले टॉपिक में डेल्टा टी बी लिखा था, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जितनी ज़्यादा मोलैलिटी होगी सोल्यूशन की उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होगा, उसके अंदर कमी इतनी ज़्यादा होगी। अब अगर मैं इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ और साथ आ जाएगा m। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। वेयर k क्या चीज है बच्चों? f इसलिए लिखा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, तो वेयर के f जो है इसको नाम देते हैं जी मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये नाम देंगे। इसी तरीके से इसका एक और नाम भी है, जैसे डेल्टा टी के लास्ट टाइम के बी का नाम बताया था, उसको को मैंने नाम दिया था इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बच्चों इसको एक नाम देंगे, इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये याद रखना है। और हमारे पास जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सैल्यूट। याद रखें कि जो हमारे पास
बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो बेसिकली नेचर ऑफ सैल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि सैल्यूट जो है वो आयोनाइज नहीं हो रहा। अब हमारे पास इसको और लेके चले तो मोलैलिटी की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूं, तो उस इक्वेशन को वहीं पे छोड़ देता हूं। मोलैलिटी का फार्मूला इसी चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट के लिए मैं N2 लिख देता हूं, 2 का लेबल सैल्यूट के लिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम नीचे पुट करना है, तो मास इन ग्राम को W से, सॉल्वेंट के लिए 1 किलोग्राम का मतलब है पर 1000 ग्राम। ये इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों। इसमें N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको आता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम को W से डिनोट किया गया इस चैप्टर में। अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो M इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, N2 की जगह क्या पुट कर दूंगा बच्चों, N2 की जगह W2 ओवर M2, और W नीचे आ जाएगा W1 ओवर 1000। 2 का लेबल बच्चों सैल्यूट के लिए और 1 का लेबल सॉल्वेंट के लिए। इसको और सिंप्लीफाई करें, अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो M इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा W2 ओवर M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी, स्मॉल m मोलैलिटी है यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आप इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और साथ ही मोलैलिटी की जगह वैल्यू पुट करता हूं तो ये आ जाएगा W2 ओवर M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1। अब इसमें से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैल्यूट हमने मोस्टली फाइंड करना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हमने करने होते हैं। अब इसकी वैल्यू उसको उधर ले जाते हैं तो M2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैल्यूट इज इक्वल टू, जब मोलैलिटी जो मोलर मास है उधर चला जाएगा तो ये मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ऐसे बन जाएगी, ऊपर आ जाएगा KF ओवर डेल्टा TF, ये आ जाएगा, वो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ आ जाएगा W2 ओवर W1 इंटू हमारे पास आ जाएगा 1000। ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी कि हमने M2 को उधर ले गए तो ये हमारे पास इसके नीचे डिवाइड हो गया, W2 ओवर W1 इंटू 1000, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये आपको सारी की सारी उसी तरीके से तैयार करनी चाहिए बेटा। अब इसमें चंद चीज़ें जो आपको याद रखनी है, अगर मैं आपसे कहूँ M2 क्या है तो आप कहते हैं M2 मोलर मास ऑफ सैल्यूट है, मोलर मास ऑफ सैल्यूट, जो अननोन सैल्यूट आपको गिवन है। अच्छा, इसी में W1 क्या है, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। W2 क्या है जी, मास इन ग्राम ऑफ सैल्यूट, 2 का लेबल सैल्यूट के लिए। अच्छा, KF क्या है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और मैं आपसे कहूं डेल्टा TF क्या है तो आप कहते हैं ये हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम फाइंड करेंगे। लेकिन यहां पे याद रखें जो हमारे पास था डेल्टा TB वो T2 माइनस T1 होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो यहाँ पे डेल्टा TF जब भी न्यूमेरिकली फाइंड करना होगा तो T1 में से T2 माइनस करना होगा। यहाँ पे T1 में से T2 माइनस किया जाता है। अब इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम ग्राफ से कैसे बता सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ उसी तरीके से बनेगा, लेकिन यहाँ पे आप चीज़ों को फ्रीज कर रहे हैं।
आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, जब टेम्परेचर कम करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है। तो अब हमने फ्रीज करना है, तो फ्रीज करने के लिए तो हमें एक रेफ्रिजरेटिंग मिक्सचर यूज़ करना होगा, और उसको फ्रीज करने के लिए हमें क्या करना है कि बच्चों टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, और इस ग्राफ को हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके बनाते हैं। ये हमारे पास है ग्राफ, और ये एक्स एक्सिस है, और इसको हम वाई एक्सिस का नाम देंगे। एक्स एक्सिस पे हम यहां पे पुट कर रहे हैं जी टेम्परेचर। टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, ये याद रखें। और इस जगह पे हम वेपर प्रेशर पुट कर रहे हैं। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है। सबसे पहले हम फ्रीज करते हैं जी सॉल्वेंट को। हमें पता है कि सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वो इस ग्राफ में ऊपर बनेगा। उसको फ्रीज करना है बच्चों, तो टेम्परेचर कम करते हैं। आप पहले ग्राफ नीचे से ऊपर बना था, अब ऊपर से नीचे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। देखो मेरे पास एक कर्व आ रही है, ये बता रही है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। ऐसे करके मैं इस कर्व को नाम दे देता हूँ ABC। तो ये B कौन सा पॉइंट है? आप कहते हैं B वो पॉइंट है जिस पे जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था वो फ्रीज होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। यानी BC पोर्शन जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ प्योर सॉल्वेंट को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमारे पास कर्व है, और ये इसका सॉलिड फॉर्म है। अब हमारे पास दूसरा कर्व बनेगी। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो वो इससे नीचे बनेगा, लेकिन वो भी टेम्परेचर कम करने से उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो देखो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, और एक टाइम आएगा कि वो भी यकदम इस तरीके से इस कर्व से नीचे की तरफ ऐसे फॉल करेगी। कर्व जो हमारे पास है BC के साथ मैच हो जाएगी। अब ये जो कर्व है, इस कर्व को हम नाम दे देते हैं जी, यहाँ पे BC तक पहुँच चुके थे तो ये पॉइंट D हो गया, और इस पॉइंट को E का नाम दे देते हैं। तो ये जो कर्व आपको नज़र आ रही है DCDE वाली, या जो कर्व है DEC वाली, इसको हम नाम देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की कर्व है। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसकी कर्व है। और ये नीचे क्यों बनाया? क्योंकि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो लेस वोलेटाइल है, और इसी तरीके से इसका फ्रीजिंग पॉइंट याद रखें कम होगा। आप चेक करते हैं कैसे पता चलेगा। इस जगह पे जाके क्या चीज़ फ्रीज हो गई है? सॉल्यूशन। इस जगह पे क्या चीज़ फ्रीज हुई है? सॉल्वेंट। अब यहाँ से हम बाहर से डॉटेड लाइन से एक्सटर्नल प्रेशर लिखते हैं, और ये प्योर सॉल्वेंट का है, P0 कह देता हूँ। तो इस जगह पे मेरे पास इस लाइन को अगर मैं मैच करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी सॉल्वेंट की बात हो रही है तो ये T1 है, तो ये T1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, T1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब इस लाइन को भी ड्रा करता हूँ। अगर इस लाइन को ड्रा करूँ तो यहाँ से सॉल्यूशन का हमारे पास इस वेपर प्रेशर पे सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे P लिख दूंगा। जब इस लाइन को नीचे ड्रा करूँगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन फ्रीज होते होते ये आ जाएगा T2। अब चेक करें, इस वक्त उस वाले ग्राफ में क्या था? T1 पहले था, T2 बाद में था। इस ग्राफ में देखो T2 पहले बना है, T1 बाद में बना है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को डेल्टा TF कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये हमारे पास आपको पता है इस केस में जो T1 है वो ग्रेटर है T2 से। यानी अगर मुझे कहा जाए डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, जब भी न्यूमेरिकल करना होगा तो डेल्टा TF निकालने के लिए T1 माइनस T2 करना होगा, जबकि डेल्टा TB निकालने के लिए T2 माइनस T1 करना होगा। अब हमारे पास इस जगह पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी। बच्चों हमें पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है, उस मेथड का नाम वैसे बता रहा हूँ, ये कोर्स में से ख़त्म हो चुका है हमारे, अब हमारी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन उस मेथड को हम नाम देते हैं जी बेकमैन मेथड। बेकमैन मेथड, कभी कभी मल्टीपल चॉइस आ जाए तो याद रहे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बेकमैन मेथड।
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लैंड बर्जर मेथड। तो ये बेकमैन मेथड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।